Hi students, this is CA Anisha. We are continuing with the lecture of chapter 10 Financial Market. This is part C what you are watching, and we also have part A and part B. If you have not watched our part A and B, I kindly request कि आप एक बार A और B को भी वॉक थ्रू कर दीजिए. उसमें हमने समरी दिया है काफ़ी सारे हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का, राइट. सो अभी हम पार्ट C से कंटिन्यू कर रहे हैं. इसके नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो यू विल गेट इट. ओके, यू कैन डाउनलोड दैट PDF. यू कीप योर NCERT बुक हैंडी. सो विल अंडरस्टैंड टुडे व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज. तो स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? मेजरली हमें लेमन लैंग्वेज में सबको पता है दैट स्टॉक एक्सचेंज इज दैट प्लेटफॉर्म वेयर सिक्योरिटीज आर बीइंग डेल्ट विद. लेकिन आज हम ये देखेंगे कि लॉ स्टॉक एक्सचेंज को कैसे डिफाइन करता है, right? So what is stock exchange? How does law defines it? Law defines it as an organization or a body of individual. It is an organization or a body of individual. And why was it framed? It was framed for the purpose of. What is its purpose? So we'll understand the purpose as ARC. तो हम इसे याद रखेंगे कैसे? ARC, for the purpose of ARC. ARC. A is assisting. R is regulating and C is controlling. किसको असिस्ट कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है और कंट्रोल कर रहा है? बिजनेस ऑफ. इट इज कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ buying, selling and dealing in the securities. So we learned it as BSD. Buying, selling and dealing in securities. तो लॉ इसको डिफाइन करता है स्टॉक एक्सचेंज को एज अ ऑर्गेनाइजेशन और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. जो किस वजह से फ्रेम हुआ, उसका पर्पस क्या है? आर्क. ARC. असिस्टिंग, रेगुलेटिंग, कंट्रोलिंग. किसको कंट्रोल कर रहा है? जी, बिजनेस ऑफ बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज. तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. Now we'll see what are the functions of stock exchange. What is its importance? कि भैया ये फंक्शन क्या है, उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है या फिर उसकी इंपॉर्टेंस क्या है. इंपॉर्टेंस या फिर फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज को कैसे याद रखना है? क्या हुआ कि जो लोग जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज में मेजरली एक मोटिव के साथ में जाते हैं कि मेरे को प्रॉफिट कमाना है. वैसे ही गरीब बंदा था. गरीब बंदे को हम कहेंगे भैया बिलो पॉवर्टी लाइन वाला बंदा था, BPL. वो प्रॉफिट कमाने गया और प्रॉफिट को हम हमारी भाषा में बोलते हैं अर्निंग पर शेयर. तो हम कहते हैं इसको EPS. तो एक गरीब आदमी प्रॉफिट कमाने गया स्टॉक एक्सचेंज में और उसका लग बड़ा अच्छा, तो वो बन गया रातों रात करोड़पति. CPS. तो हम इसका एक्रोनिम याद किया हमने, BPL गरीब बंदा, प्रॉफिट, EPS करोड़पति बन गया, CPS. अब हम सीखेंगे कि इसके BPL क्या है. सो वन इज B मीन्स बेटर एलोकेशन ऑफ फंड्स. तो हमने ये देखा कि भैया हमारा फंड्स क्या पड़ा था? आइडल पड़ा था. आवर फंड वाज आइडल, इट वाज नॉट चैनलाइज. सो स्टॉक एक्सचेंज हेल्प्स यू टू चैनलाइज दैट फंड. प्रॉपर एलोकेशन ऑफ दैट फंड टू दोज एंटिटीज हु नीड्स इट एंड हु इन्वेस्ट इन द प्रॉपर एंड बेस्ट एवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट. द सेकेंड वन इज प्रमोट द हैबिट ऑफ इन्वेस्टमेंट. So that means the pick money which was lying idle. इसका मतलब आप सेविंग्स कर रहे हो, सेविंग्स करने के लिए आपको प्रमोट कर रहा है और आप उस सेविंग्स को जो है इन्वेस्ट कीजिए. इन्वेस्ट करने के लिए वो आपको प्रेरित करता है. सो इट प्रमोट्स द हैबिट ऑफ सेविंग एंड इट्स इन्वेस्टमेंट. नाउ L means L is liquidity. So you very well know that all these shares and debentures, all the market instruments, they are liquid. That means you can convert these assets into liquid. So it helps you convert your financial assets into liquid, into cash. Then we have EPS, economic barometer.
So E stands for economic barometer. What do you mean by barometer? Barometer is an instrument. It's an instrument through which you measure the economic growth. So this acts as a economic barometer. जिस भी कंट्री का अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ देखना हो, आप उसका फेस देखिए स्टॉक एक्सचेंज का. इफ दैट इज इनटू अ ग्रोथ स्ट्रक्चर दैट इज ग्रोइंग, that means the economy of that country is quite well. So this is one of the measuring technique, measuring tool to see that how the economic growth is happening. Now then P, the next P is pricing of securities. So as you very well know that the screen based transactions are transparent. Everyone can see that the deals there are fair and true. The prices are transparent, right? And the information is available to all. And the stock exchange that helps you discover the prices through the rule of demand and supply. तो ये सारा जो है डिमांड और सप्लाई के कंसेप्ट को मैनेज करने में हेल्प करता है और डिस्कवरी ऑफ प्राइस में हेल्प करता है. देन वी हैव सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन. सो हाउ दिस इज सेफ? The safety of transaction that has been ensured because SEBI regulates the transactions of the stock exchange. They have the set of rules and regulation which is framed to avoid the malpractices and to promote the healthy speculation. So these transactions are quite safe and these are transparent and visible to all. Then we will understand what is CPS. C means contributes to the economic growth. How does we contribute to the economic growth? The funds were idle, it mobilized, so it got it became a revenue generating fund. So because it helps in the earnings and the economic growth, so it is actually contributing to the overall economic growth of this economic environment and the country. Then P is providing scope for speculation. Now when we say speculation, P for providing scope for speculation. Now speculation here is the term which doesn't have to be taken in a negative sense. हमें जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम इंट्राडे ट्रेडिंग की और हेल्दी स्पेकुलेशन की. इसका मतलब हम लॉ के एम्बिट में रह के जो है हेल्दी स्पेकुलेशन कर रहे हैं. सो P इज प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर speculation. And then last we'll understand S. S is spreading the equity culture. How does it spread the equity culture? क्योंकि ये आपको वो रास्ता दे रहा है जिसके थ्रू आप शेयर्स होल्ड कर रहे हैं इन अ कंपनी. सो यू बिकम अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, यू बिकम अ इक्विटी शेयर होल्डर, एंड इक्विटी शेयर होल्डर आर व्हाट? दीज आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी. तो ये एक ओनरशिप कल्चर और इक्विटी कल्चर को प्रमोट कर रहा है. सो दिस इज हाउ वी लर्न BPL, EPS, CPS. Repeat with me so that you memorize the thing. Better allocation of fund, promote the habit of investment. L, liquidity. E, economic barometer. P, pricing of security. S, safety of transaction. C, contribute to the economic growth. P, providing the scope for speculation, that is healthy speculation. And S, spreading the equity culture. So now we'll understand the concept of dematerialization. ठीक है, तो पहले क्या होता था, जो सिक्योरिटीज थी वो सारा फिजिकल फॉर्मेट में थी. ठीक है, आपने अगर हर्षद मेहता स्कैम देखा हो तो उसमें क्या था कि बड़े बड़े गोडाउन्स में वड्डी वड्डी फाइलें पड़ी थी, तो वो सारी फाइलें टटोल रहा था. राइट, इसका मतलब उस वक्त जो था फिजिकल सिक्योरिटीज थी. फिर सेबी ने जो है रेगुलेट करने के लिए ये बोला कि आप जो है एक कंसेप्ट अपनाइए जिसको हम कहते हैं डीमटीरियलाइजेशन. मटीरियल मतलब कोई वस्तु.
ठीक है। और डीमटेरियल मतलब उस वस्तु को कन्वर्ट करना। अब हम यहाँ पे जो है फिजिकल सिक्योरिटी को कन्वर्ट कर रहे हैं, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं जी? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब ये जो है इस कंसेप्ट को हम एग्जाम में कैसे लिखें? डीमटेरियलाइजेशन। सो डीमटेरियलाइजेशन को हम ये लिखेंगे कि इस प्रोसेस में जो हमारी फिजिकल सिक्योरिटीज है, ठीक है, ये फिजिकल सिक्योरिटीज हम लेके जाते हैं डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट के साथ में, ठीक है। तो जब मुझे अपनी फिजिकल सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो मैं जाऊंगी डिपॉजिटरी के पास। हम ये समझेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में कि डिपॉजिटरी क्या होता है। अभी के लिए हम समझेंगे ये एक इंटरमीडियरी है। तो हम हमने फिजिकल सिक्योरिटीज के साथ में एक एप्लीकेशन लगाई। तो जैसे आप बैंक में जाते हो कोई भी काम करवाने के लिए, तो सिर्फ जो है मेन डॉक्यूमेंट से काम नहीं चलता, वो कहता है मैडम एक लेटर लिखो कि हमें काम क्या करना है। उसी तरह से डिपॉजिटरी कहता है फिजिकल सिक्योरिटीज के साथ में आप एनेक्स करके लेके आइए एक डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म। तो ये हम डीमटेरियलाइजेशन के अपने फिजिकल सिक्योरिटीज विद द रिक्वेस्ट वी टेक इट टू द डिपॉजिटरी। Then what happens is he helps you to cancel this physical securities. So what happens is cancellation of physical securities. अब हमने कैंसिल तो कर दी, तो ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हुई? So the next step which we have given in our notes is that the investor is given an electronic entry or a number so that he can hold it as an electronic balance in the account. So basically depository करता क्या है? depository जो है इस इन्वेस्टर का एक अकाउंट क्रिएट करता है। जैसे आप गुड्स को गोडाउन में रखते हैं, राइट? उसी तरह से सिक्योरिटीज जिस अकाउंट में रहती है उसे हम कहते हैं डीमैट अकाउंट। तो ये जो है डीमैट अकाउंट ओपन करके उसका एक इलेक्ट्रॉनिक नंबर, हर सिक्योरिटी का एक इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो है इशू होता है इन्वेस्टर को। इसका मतलब दिस कैंसिलेशन ऑफ फिजिकल सिक्योरिटीज गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक नंबर। And this electronic number, like my first physical security got dematerialized, I got one electronic number. Similarly, all other securities that get dematerialized, and all these electronic number they are linked to this डीमैट अकाउंट। इसका मतलब जैसे आपका प्रोडक्ट ए बी सी और आपके गोडाउन में पड़ा हुआ है, वैसे आपकी डीमटेरियलाइज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म सिक्योरिटीज जो है आपके डीमैट अकाउंट में रहेगी। Now this process of holding securities in an electronic form is called as dematerialization. इसका मतलब the process through which you get this physical securities converted into this electronic number, holding the securities into electronic form in the account is dematerialization. So the next concept we'll understand is the concept of demutualization. तो हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, तो हमने डेफिनेशन पढ़ी, इट्स अ ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सरकार ने क्या कहा? गवर्नमेंट सेड दैट यू हैव टू मैंडेटरीली कन्वर्ट योर एंटिटी, वेदर इट इज अ HUF, whether it is a BOI or any kind of organization. If you are a stock exchange but you are in some other form of entity, you have to mandatorily convert yourself into a company. Now this mandatory process of this conversion is termed as demutualization. Further adding to this concept, हम कुछ जनरल चीज़ें स्टॉक एक्सचेंज की ये समझ लेते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज जो है उसको अगर इन्वेस्टर रीच आउट करना चाहता है, okay, so this is my stock exchange, okay, it has its own members, and what are these members? These are the brokers, right? So these brokers are the members of stock exchange, and if any investor has to invest into the capital market in the stock exchange, he will always route all its transactions through the broker. So this routing of transaction and how do we deal into these transactions, this is something we'll take up in the next topic.
तो अब हम देखने वाले हैं कि ये जो इन्वेस्टर हैं, ब्रोकर्स को रीच आउट करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, बट इसका प्रोसेस सेटअप कैसा रहता है। तो इस प्रोसेस को एक नाम दे दिया गया है एंड वी कॉल इट एज रोलिंग सेटलमेंट साइकिल। इसका मतलब रोलिंग सेटलमेंट साइकिल, साइकिल मीन्स अ पीरियड, अ टर्म, ओके, दैट सेट ऑफ प्रोसेस दैट हैपन्स इन 2 days, जिसमें हम ट्रांजैक्शन को हम अपनी रिक्वायरमेंट ब्रोकर को बताते हैं। ब्रोकर जो है हमारे लिए वो स्टॉक्स और प्राइजेस देख के मैनेज करता है हमारा ट्रांजैक्शन, एंड हाउ डू वी डील विद दैट ब्रोकर, दिस इज समथिंग विल अंडरस्टैंड, ओके। सो रोलिंग सेटलमेंट साइकिल मतलब अगर मुझे स्टॉक परचेज करना होगा तो हम क्या करेंगे, ये चीज़ देखने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं अमेजॉन सबने यूज़ किया होगा, ऑनलाइन कोई भी प्लेटफॉर्म जो है शॉपिंग के लिए हर किसी ने यूज़ किया होगा, तो हम उसको उससे लिंक करके देखते हैं। आप अमेजॉन में क्या करते हो, सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करोगे, मतलब आप कर रहे हो रजिस्ट्रेशन, राइट। सो विल अंडरस्टैंड दिस रजिस्ट्रेशन। उसके बाद में हम क्या करते हैं, अमेजॉन पे लेटर करके एक ऑप्शन आता है या फिर अमेजॉन वॉलेट आता है, ठीक है। तो हमने सेकंड स्टेप किया भैया, अपना वॉलेट में कुछ बैलेंस अपलोड किया, अपनी बैंकिंग डिटेल्स डाली होगी, अमेजॉन पे लेटर यूज़ किया होगा, राइट। उसके बाद में हम जो है प्रोडक्ट जो है सिलेक्ट करते हैं और अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। जब हम अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं तो अमेजॉन कहता है योर ऑर्डर इज कंफर्म्ड, तो वो बनाता है एक ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप। उसके बाद में अमेजॉन आपको जो है मैसेजेस भेजेगा, डिलीवरी मैसेजेस, ठीक है, या आपका डिलीवरी स्केड्यूल्ड ऑन दिस डेट, दैट डेट, राइट। ही हैज सम 2 to 3 days, let's say, or the very next day, whatever. So during this period, what does Amazon do? Amazon contacts the seller. वो कहता है भैया जो बायर ने ये प्रोडक्ट जो है वो बुक किया है, इस प्राइस पे बुक किया है, अब जो सेलर प्राइस ऑफर कर रहा है वो शायद 2000 हो, लेकिन आपने 1000 पे बुक किया, तो आपको वो जो प्रोडक्ट है 1000 पे Amazon डील दिलवाएगा, राइट। सो व्हाट एट द बैक एंड ही इज डूइंग, ही इज मैचिंग द प्रोडक्ट एंड प्राइस फॉर यू। सो वी से हमारा जो है प्रोडक्ट और प्राइस मैच हो रहा है, और जब ये मैच हो जाएगा तो आपका इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑर्डर मैचिंग। उसके बाद में जब वो आपको आपके डोर स्टेप्स पे प्रोडक्ट को डिलीवर करता है तो आपको मैसेज आता है योर प्रोडक्ट हैज़ बीन डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप्स, राइट। सो जो डिलीवरी मैसेज है इसका मतलब आपका ट्रेड कंप्लीट हो गया, तो वो इशू कर देगा ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप। तो हम यही चीज़ जो है हमारे स्टॉक मार्केट में भी सेम होता है, ये भी क्या है, बाइंग और सेलिंग है, लेकिन किसकी, सिक्योरिटीज़ की। तो हमें क्या करना है, अगर मुझे कोई सिक्योरिटीज़ बाय सेल करनी है तो मैं अपने ब्रोकर के पास जाऊंगी। ब्रोकर कहेगा अच्छा जी मैडम आप पधारे, आप बैठिए। वो लेके आता है ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म दैट हैज़ 2 components, one is agreement and the other is client registration form। अब क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ये आपसे कुछ डिटेल्स लेगा, उस डिटेल्स को हमने याद किया RBR PADE 9C NC। तो हमने इस स्टोरी को ऐसे याद किया है कि जो है हम गए थे एक रबर की शॉप, ठीक है, RBR, उसकी शॉप पे गए और उसको पूछा भैया आपकी शॉप का वैल्यूएशन क्या है, मुझे लगा 50-60 लाख रुपए होंगे, इसकी शॉप खरीद ली जाए। लेकिन उसने कहा नहीं मैडम, मेरा जो ट्रेडमार्क और मेरी जो गुडविल है उसको यहाँ जो लोकल वेंडर्स हैं उसको वो उन्होंने नाम दिया पैंट, कि मेरी पैंट जो है 9 करोड़ की है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उसको हमने लिखा उसको पैंट को PADE और 9 करोड़ की NC। तो ये जो कुछ डिटेल्स हैं वो क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी जाती है और इसको हम ऐसे रिमेंबर करते हैं, दिस इज P इज योर पैन कार्ड अकाउंट डिटेल्स, A इज योर एड्रेस, D इज योर डेट ऑफ बर्थ, E इज योर क्वालिफिकेशन, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आप अगर अपनी NCERT की बुक्स देखेंगे तो ये सारे कंपोनेंट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। व्हाट इज NNC? N इज नेम ऑफ एनी अदर ब्रोकर, अगर आपने किसी और ब्रोकर को हायर किया है तो उसका नाम क्या है। व्हाट इज C? C इज योर क्लाइंट कोड नंबर। इस क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एक कोड रहता है आपका, आपको हर क्लाइंट को एक यूनिक नंबर दिया जाता है, उसे हम कहते हैं क्लाइंट कोड, राइट। देन वील सी व्हाट इज माई नेक्स्ट स्टेप।
when this agreement is signed and client registration form is being done। तो सेकंड हम क्या करेंगे, आपका जो ब्रोकर है वो आपके लिए डिपॉजिटरी से एक डीमैट अकाउंट मैनेज करके आपको देगा, प्लस जो है कैश ट्रांजैक्शंस के लिए आपका जो बैंक अकाउंट है उसको भी लिंक करेगा। इसका मतलब आपके लिए एक डीमैट अकाउंट खोला जाता है। इसको हम और क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं बेनिफिशियल ओनर अकाउंट। बेनिफिशियल ओनर क्यों, क्योंकि इस अकाउंट में जो सिक्योरिटीज पड़ी है उसके ओनर आप हैं। सो इट इज कॉल्ड एज बेनिफिशियल ओनर अकाउंट और डीमैट अकाउंट। सो दीज अकाउंट इज ऑल्सो लिंक्ड एंड दीज डिटेल्स आर टेकन फ्रॉम यू। देन थर्ड आप उसके साथ में तसल्ली से बैठते हैं, आप बताते हैं मुझे इस कंपनी के इतने शेयर्स चाहिए, मेरा बजट इतना है। तो आप अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स उसको जो बताएंगे वो उसको एक स्लिप में जो है एंटर कर देगा। उस स्लिप को बोलते हैं हम ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप, राइट। देन व्हाट हैपेंस इज, because you know that these brokers are the members of stock exchange, if these are the members of stock exchange, इसका मतलब ये हुआ स्टॉक एक्सचेंज की जो प्राइजेस है और उसकी जो ऑनलाइन स्क्रीन है उसका एक्सेस ब्रोकर को दिया गया है। जो भी प्राइजेस आप अपने ब्रोकर को कम्युनिकेट करते हैं वो आगे स्टॉक एक्सचेंज से पता लगाएगा थ्रू ऑनलाइन स्क्रीन सिस्टम whether those prices and your requirements are available or not, and this process is what we call as order matching। जैसे ही आपका ऑर्डर मैच हुआ तो भैया आपका ब्रोकर आपको कॉल करेगा कि मैडम आपका जो है ऑर्डर है मैच हो गया है। जब ऑर्डर मैच हो गया तो आपको वो एक कंफर्मेशन स्लिप जो है इशू करेगा, उसको हम कहते हैं ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप। देन द नेक्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप where it says that within 24 hours of the trade confirmation slip, your broker will issue a contract note. Now this contract note will have certain details. What details? आपने कितने नंबर ऑफ शेयर्स जो है परचेज किए या सेल किए, ठीक है, कौन सी प्राइस पे वो जो है ट्रांजैक्शन बुक हुआ, उसका टोटल अमाउंट कितना था और उसकी ब्रोकरेज जो है कितनी कैलकुलेट होके ब्रोकरेज बनी, वो सारी डिटेल्स है कॉन्ट्रैक्ट नोट में आई। नाउ दिस कॉन्ट्रैक्ट नोट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। दिस इज कंसिडर्ड एज अ लीगल डॉक्यूमेंट। व्हाई? बिकॉज इन केस इफ एनी डिस्प्यूट हैपेंस बिटवीन द ब्रोकर एंड इट्स क्लाइंट मीन्स द इन्वेस्टर, then this is referred as the legal note, right? तो हमने हमारा अमेज़ॉन का एग्जाम्पल लिया और हमने फटाफट से याद कर लिए हमारे रोलिंग सेटलमेंट के मेजर 6 स्टेप्स। अब जो है हमारा बैलेंस स्टेप्स हमने यहाँ पे आपके लिए लिखा है 7, 8, 9 एंड 10 एंड विद द डायग्राम। आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को पॉज करके और इस पूरे डायग्राम को और टेक्स्ट को अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, ठीक है। और हम अब कंटिन्यू करते हैं। व्हाट हैपेंस एट द स्टेप 7? स्टेप 7, एक्सचेंज विद द ब्रोकर हैपेंस बिफोर T+2 डे। हमने ये देखा कि जो सेटलमेंट होता है वो ट्रांजैक्शन प्लस 2 डे में होता है। इसका मतलब जब आपको आपका ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप मिला उसके 24 घंटे में आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिला। अब जो कॉन्ट्रैक्ट नोट जिस दिन आपको मिल गया वो है आपका लीगल डॉक्यूमेंट, वहां से आपका 2 दिन का साइकिल स्टार्ट हुआ, राइट। सो within that T+2 day, what you have to manage? You have to manage these steps. What happens is Mr. A is the seller, Mr. B is the buyer, seller and buyer of the security. He reaches out to his broker to sell the security and he reaches out to the other broker to what? Buy the securities. तो इसने अपने ब्रोकर को अपना डीमैट अकाउंट का डिटेल्स दिया ताकि जो सिक्योरिटीज है वो यहाँ से माइनस हो। सिमिलरली बायर ने भी अपना कैश अकाउंट का, अपना बैंक अकाउंट का डिटेल्स दिया होगा ताकि जब वो बाय करे उसके लिए उसको पेमेंट करने के लिए इजी रहे। तो हमारे ट्रांजैक्शन T+2 डे से पहले क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन सेटल होने से पहले जो है सेलर के अकाउंट से जो है सिक्योरिटीज
डिडक्ट होगी और सिमिलरली बायर के अकाउंट से जो है मनी डिडक्ट होगा. नाउ दिस ट्रांजैक्शन बिटवीन द ब्रोकर एंड द क्लाइंट हैज टू हैपन बिफोर द T+2 day and we have termed this day as pay-in day. So the NCERT defines the pay-in day as the day which has to be before T+2 day when the broker and the client they manages their trade and transaction, right? And then we'll move to the next step. In next step which is my T+2 which is my transaction date. Transaction date को क्या होता है, जो हमारा ब्रोकर है, ठीक है, वो और स्टॉक एक्सचेंज, तो यहां से जो सिक्योरिटीज मैनेज हुई है वो पास ऑन कर दी जाएगी स्टॉक एक्सचेंज को. यहां से जो अदर ब्रोकर ने कैश मैनेज किया है वो पास ऑन कर दिया जाएगा स्टॉक एक्सचेंज को. इसका मतलब जो मेन डीलिंग हो रही है स्टॉक एक्सचेंज के साथ में वो हो रही है T+2 डे को, राइट. एंड देन व्हाट हैपेंस इज this, the securities get passed on. Now the stock exchange will pay cash to the broker in return of securities, and on other side what it delivers the securities to the other broker in return of the cash. So this is called as the settlement date, which is termed as T+2. Then we move to the last step of this entire trade cycle, entire rolling period cycle, which is called as plus 24 hours of T+2. What happens? Now on T+2, this is the transaction between the broker and the stock exchange. Within 24 hours of T+2, our step 9 occurs, which says broker makes payment to the seller and delivers the securities in the डीमैट फॉर्म. तो ये जो है 24 घंटे के दौरान विदिन 24 आवर्स जो है बायर को सिक्योरिटीज डिलीवर कर दी जाएगी और हमारा जो फाइनल मिस्टर ए है उसको कैश डिलीवर कर दिया जाएगा. एंड स्टेप 10 इज द लास्ट स्टेप वेयर इट सेज कि इन्वेस्टर जो है हमारा जो बायर है वो इंस्ट्रक्ट करेगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को टू टेक द डिलीवरी. तो जब आप डिपॉजिटरी अकाउंट खोलते हैं तो आप उसको पावर ऑफ अटर्नी देते हैं, उसी अधिकार का आप यूज करेंगे और उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आप मेरे अकाउंट में स्टॉक की डिलीवरी ले लीजिए. सो दिस क्लोजेस योर रोलिंग पीरियड, रोलिंग साइकिल ऑफ T+2. सो आई होप आपको ये रोलिंग सेटलमेंट एंड ऑल अदर टॉपिक्स अच्छे से समझ आया होगा. अभी आप जो है इस पूरे चार्ट का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इसे रिकॉर्ड करें. The other thing I want to say is that we have our live classes also in जोधपुर. अगर आप जोधपुर के स्टूडेंट हैं तो आप प्लीज़ हमें रीच आउट कर सकते हैं. Our classes are running in Ajit Colony and our coaching center name is Mridul Mehta Commerce Learning. Do subscribe to my channel and always feel free to give feedback through your comments. Thank you. Also feel free to contact us through this mobile number which is given here. तो यहाँ पे हम थोड़ा फोकस करेंगे. ये नंबर जो है आपका व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं. और जोधपुर के स्टूडेंट्स हैं अगर आप, तो आप यहाँ ऑफलाइन क्लासेस के लिए, बैचेस के लिए आप रजिस्टर भी कर सकते हैं.